हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल निभा पीसीएस पे। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एनटीपीसी के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस सीरीज के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 21 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम लोग 20 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। यह जो सेट है वह 6/4/2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का है और यह सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और यह ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप लोग को मैं बार बार कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यह आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल एग्जाम में क्या रहता है और क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। उस टॉपिक को कंप्लीट करके ही एग्जाम में जाना है ताकि हम क्वेश्चन को अच्छा से अटेम्प्ट कर पाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें प्रिंटर जो है वह आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में दो तरह के डिवाइस लगे होते हैं, एक आउटपुट डिवाइस होता है और एक इनपुट डिवाइस होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस तो प्रिंटर, प्रोजेक्टर आपका, उसके बाद हो जाएगा मॉनिटर, ये सब जो है वह आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब आपका इनपुट डिवाइस है। एक यहाँ दिया है MICR, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये पूछा जाता है कि हमारा MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये दोनों को भी याद रखिएगा। कंप्यूटर के बारे में अगर हम लोग कुछ बात कर ले तो कंप्यूटर का फादर, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के कुछ फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे PROM, प्रीडेबल रोम का पूछा जाता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का पूछा जाता है रीड एक्सेस मेमोरी, HTTP का पूछा जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, CPU का पूछा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यूराल पर्वत डैश और डैश को अलग करती है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करती है। यूराल जो पर्वत है वह 2500 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग एशिया की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, एशिया महादेश है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात करें तो वह ग्रीनलैंड है। यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में दोहरा शतक, तो यह जो रूट है, जो उस समय इंग्लैंड के कप्तान थे। जो रूट चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में भारत के खिलाफ यह टेस्ट में 4 मैचों का टेस्ट सीरीज था, उसी में पहला मैच के दौरान यह दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। तो इनका याद रखिएगा कि चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में लगाए थे और भारत के खिलाफ लगाए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश के खिलाफ लगाए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 51 में यह राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यह भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसकी चर्चा संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच किया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में USA के संविधान से लिया गया है और इसकी चर्चा भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच किया गया है।
मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। यह मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जिस समय मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और भारत की प्रस्तावना जो है उसमें अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। ये 3 शब्द को जोड़ा गया था और एक बार अभी तक संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो बुद्ध चरितम जो है उसके जो लेखक है वह अश्व घोष हैं, तो इनको याद रखिएगा। बुद्ध चरितम जो है वह संस्कृत का महाकाव्य है। इसकी भाषा भी याद रखिएगा। यह संस्कृत में लिखा गया है। इसमें टोटल 28 सर्ग हैं, जिसमें 14 सर्ग में बुद्ध के जन्म से लेकर बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति तक का वर्णन है। तो ये बुद्ध चरितम। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म की अगर बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध की जन्म याद रखिएगा 563 ईस्वी नहीं वीसा पूर्व वीसी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला भाषण या पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जो निर्वाण है दोस्तों, तो उसको भी याद रखिएगा। निर्वाण जिसे हम लोग मृत्यु कहते हैं, तो ये कुशीनारा में हुआ था। कुशीनारा के मल जनपद, कभी कभी जनपद भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मल जनपद में हुआ था। चुंद नामक लुहार के द्वारा शुक्रमध खाने को दिया गया था। खाने के बाद महात्मा बुद्ध को अति रक्तसार हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। नागा अर्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो सारे ऑप्शन को डिस्क्राइब कर दिए दोस्तों। लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो देखने में असुविधा हो सकती है, इसलिए कोशिश करते हैं कि बोल दे। दोस्तों आप गौर किए होंगे कि हम सारे सेट में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं। तो रिपीट होने के दौरान क्या होगा कि अगर आप सारे सेट को देख रहे हैं तो वह धीरे 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 याद हो जाएगा, आपको रटा जाएगा, पूरा माइंड में बैठ जाएगा। वर्ष 2009 में भारत ने इनमें से किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन एमयू पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत और भारत और स्वीडन के बीच 2009 में यह हस्ताक्षर हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि भारत और स्वीडन के बीच हुआ था और यह एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए हुआ था। मार्च 2019 में अहमदाबाद मेट्रो जो रेल सेवा है दोस्तों, पीडीएफ में थोड़ा सा इश्यू हो जाता है दोस्तों, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मार्च 2019 में अहमदाबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्वचालित किराया संग्रह गेटिंग प्रणाली का नाम क्या है? यह स्वागत उसका नाम था। यह जो अहमदाबाद मेट्रो रेलवे स्टेशन का पहला चरण का उद्घाटन किए थे पीएम मोदी, यह 4 मार्च, डेट याद रखिएगा, 4 मार्च 2019 को किए थे और यह पहली स्वदेशी प्रणाली थी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि यह पहली स्वदेशी प्रणाली थी।
डैश किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है। ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो उनका भुगतान करता है। तो इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर जो होता है वह डायरेक्ट व्यक्ति अदा करता है। ऐसे मान लीजिए कि इनकम एक प्रत्यक्ष कर है जिसे आयकर कहते हैं, इनकम टैक्स। तो जो व्यक्ति को इनकम होता है वह डायरेक्ट इनकम टैक्स भरता है, यानी कि किसी के थ्रू भरता है, सो बात नहीं है। तो इसीलिए इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में क्या होता है कि हम डायरेक्ट नहीं भरते हैं, हम उपभोक्ता किसी के थ्रू जो कर भरते हैं उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे जीएसटी, जैसे ऑप्शन बी में है वस्तु एवं सेवा कर, इसे जीएसटी कहते हैं दोस्तों। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। जीएसटी के 4 स्लैबों का जीएसटी में 4 स्लैब दिया गया है, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी के वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 279 के ए में है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? यह पीसी महानवोलिस को कहा जाता है। पीसी महानवोलिस जो थे उन्हें भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। इन्हीं के याद में 29 जून को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आपको योजना आयोग याद होगा दोस्तों, तो योजना आयोग जो चला था पंचवर्षीय योजना आयोग के द्वारा, तो वह पंचवर्षीय योजना में दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था वह पीसी महानवोलिस मॉडल पे ही आधारित था। पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोहर मॉडल पर आधारित था, जिसे 1951 से 56 पहला चला था और 56 से 61 दूसरा पंचवर्षीय योजना चला था। इसमें योजना आयोग की अगर बात करते हैं तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया। वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, जबकि नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम है। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो मधुमेह रोग से पीड़ित जो व्यक्ति हैं वह अपना नेत्र को दान कर सकते हैं। मधुमेह जो रोग होता है वह इंसुलिन की कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन भी याद रखिएगा। इंसुलिन जो है वह अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है, तो इसको याद रखिएगा कि इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। अगर कोई व्यक्ति रेबीज, हैजा, टिटनेस, एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ल्यूकीमिया जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं, टिटनेस, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, ये सब अगर रोग से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वह अपना नेत्रदान नहीं कर सकता है। याद रखिएगा दोस्तों कि नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया को दान किया जाता है। और नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, जबकि प्रतिबिंबों के आकार को छोटा या बड़ा करने का काम आइरिस के द्वारा होता है और आइरिस का नियंत्रण पुतली के द्वारा होता है। तो ये सब भी ध्यान रखिए। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो स्तूप जो होता है, स्तूप शब्द जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें जो छज्जे होते हैं उससे हम लोग हर्मिका के नाम से जानते हैं बौद्ध धर्म में। अब अगर बात करें हम लोग इष्टि क्या होता है, तो यह छत को सहारा देने के लिए बनाया जाता है और अंड जो है स्तूप का अर्ध गोलाकार भाग को अंड कहा जाता है। सभी को
सुन लीजिए एक बार फिर से। अंड जो है वह स्तूप का अर्धगोलाकार भाग होता है। इष्टि जो है वह छत को सहारा देने के लिए बनाया जाता है और स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को हर्मिका कहा जाता है। इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया? तो यह था वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को जो था राष्ट्रीय आयुष्मान भारत योजना में इसको विलय कर दिया गया। आयुष्मान भारत योजना जो था वह 2018 में से पूरे भारत में लागू हो गया था। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 5 लाख तक कैश रहित इलाज की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया था। तो इसको भी ध्यान रखना है। एक था जनधन योजना। तो जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुआ था। यह एक वित्तीय समावेशन योजना था। दोस्तों इसी योजना के तहत कोरोना काल में सभी के अकाउंट में 500-500 रुपए भी आए थे। ये तो आप लोगों को याद ही होगा। जोक किस संघ से संबंधित है? तो जोक जो है वह इनेलिडा संघ से संबंधित है। जोक जो है वह एक उभयलिंगी जंतु के अंतर्गत आता है और यह बाह्य परजीवी है। जोक के शरीर का जो संरचना होता है वह लंबा, चपटा एवं खंडों में विभक्त होता है। तो इसकी पूरी क्राइटेरिया को याद रखिएगा कि जोक एक उभयलिंगी होता है और यह बाह्य परजीवी होता है। इसका शरीर जो है वह लंबा, चपटा एवं खंडों में विभक्त होता है। दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम दोदा बेटा है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई 3637 मीटर है। नीलगिरी पर ही एक पर्यटन स्थल है ऊटी। नाम याद रखिएगा, ऊटी, जो नीलगिरी की पहाड़ी पर ही स्थित है। यह एक पर्यटन स्थल है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। अन्नामलाई देखिए यहाँ ऑप्शन बी में है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनायमुडी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और अन्नामलाई की ही सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी को दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। इलायची की जो पहाड़ी है यह भी केरल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसे कार्डियम की पहाड़ी भी कहा जाता है। जयंतिया पहाड़ी जो है वह मेघालय में स्थित है। तो इसको भी याद रखिएगा, खासी गारो और जयंतिया। इसी पहाड़ी से टकराने के बाद मध्य प्रदेश के मेघालय के जो मासीराम है वहां पे सबसे अधिक बारिश होती है। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मसाई जो जनजाति है वह अफ्रीका में पाया जाता है। कुछ जनजाति जो फेमस है दोस्तों, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, जैसे जुलू जनजाति। जुलू जनजाति साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाया जाता है। बुशमैन जनजाति कलाहारी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये सब, या टोडो जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज लक्ष्य की घोषणा किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1885। लाहौर का अधिवेशन जो 1885 में हुआ था, इसी में दोस्तों 1885 में पहला ही जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो उस समय तक कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुआ था। तो पहली इसकी बैठक 1885 में हुआ था। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जिसमें 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। कलकत्ता अधिवेशन 1886 सेकेंड में हुआ था और बम्बे अधिवेशन 1889 में। तो ये जेम्स बेडरमन की अध्यक्षता में हुआ था। इसी में 21 वर्षीय मताधिकार की बात को कहा गया था।
तो याद रखिएगा। कुछ अधिवेशन है जो फेमस है उसको याद रखिएगा कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रात्रि के 12 बजे रावी नदी के तट पर भारतीय झंडे को फहराया गया था और उसी दिन पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया गया था। जैसे 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, इसी में सबसे पहले भारत के राष्ट्रगान को गाया गया था। 1896 के कोलकाता अधिवेशन, इसमें सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया था। 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें जो कांग्रेस था वह दो दलों में विभाजित हो गया था, एक नरम दल और दूसरा गरम दल, जो आगे चलकर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक से फिर मिल गए थे। 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इनमें से कौन सी प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और फ्रांस स्पेस एजेंसी CNES ने मार्च 2019 में बेंगलुरु में एक अनुबंध हस्तांतरित किया था? तो यह था स्पेस बेस्ड मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो यह जो है वह जलयानों के, जो जलयान था जो जल में चलता है गाड़ी, के रास्ते और दिशाओं पर निगरानी करने के लिए इसको लॉन्च किए थे और दोनों मिलकर इसका निगरानी भी कर सकते थे। इससे यह पता लगा सकते थे कि हिंद महासागर में कहाँ और क्या हलचल हो रहा है। तो यह सिस्टम 2019 में भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष संगठन के द्वारा किया गया था। इसरो की अगर हम लोग बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष बी नारायणन है, जो 11वें नंबर के अध्यक्ष है। इसरो के द्वारा कुछ जो मिशन है वह अभी इम्पोर्टेंट लॉन्च किया गया है, जैसे चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 LVM 3rd M4 से लॉन्च किया गया है। स्पेसडेक्स मिशन PSLV-C 60 से किया गया है। प्रोबा PSLV-C 59 से किया गया है। अभी जो हाल फिलहाल में हम लोग किए हैं, ये सूर्य के लिए जो किया गया है, तो उसके लिए हम लोग PSLV-C 58 से लॉन्च किए हैं। तो ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं क्योंकि ये सब करेंट का अभी इवेंट है। इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है जो धातु नहीं है, यानी अधातु है? तो ब्रोमीन एक ऐसा पदार्थ है जो अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और धातु की बात करें तो पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन जो है दोस्तों, वह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। आयोडीन एक रासायनिक तत्व है जिसकी कमी से घेघा रोग होता है। क्लोरीन जो है वह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला फ्लोरीन हो गया, और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी क्लोरीन की होती है। ये भी याद रखिएगा। डिब्रू सैखोवा जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह असम में है। डिब्रू सैखोवा जैव आरक्षित क्षेत्र असम में है, इसको याद रखिएगा। अब पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारा है दोस्तों, जैसे मान लीजिए सुंदरवन की डेल्टा है आपका, सिक्किम में भी बहुत सारे हैं। तो जैव आरक्षित क्षेत्र पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस टॉपिक को कवर करके ही एग्जाम में जाना है। तो डिब्रू सैखोवा असम में है, याद रखिएगा। पिंडर नदी इनमें से किन स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो जो पिंडार नदी या पिंडर नदी है वह कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। दोस्तों, 4 प्रयाग का नाम याद रखिएगा, यह घूर फिर के एग्जाम में आता ही है। एक है आपका विष्णु प्रयाग, कंटिन्यू देखिएगा, ऊपर तो लिखा ही हुआ है दोस्तों विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में क्या है कि अलकनंदा सब में कॉमन है, इसीलिए अलकनंदा नदी को तो याद ही रखना है। अलकनंदा प्लस विष्णु प्रयाग में धौली गंगा आके मिलती है। तो धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा तो रहेगी ही रहेगी,
यहाँ पर आ जाएगी मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा तो रहती ही है, इसमें पिंडार नदी आती है तो उसे हम लोग कर्णप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी, ये नदी मिलने से देवप्रयाग बनता है। और देवप्रयाग के बाद ही अलकनंदा और भागीरथी के मिलन स्थल को देवप्रयाग कहते हैं। और यहीं से आगे निकलती है तो इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी, गंगा नदी वास्तव में निकलती नहीं है। गंगा जो नदी है वो वास्तव में निकलती नहीं है, इसका निर्माण होता है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, यह हिमालय से निकलती है, क्योंकि भागीरथी नदी जो है उधर से ही आती है और उसका मूल वही है। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चीनी से जब अल्कोहल बनाया जाता है तो इसकी रूपांतरण की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, तो इसको याद रखिएगा कि किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। इसको याद रखिएगा कि वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ठोस का सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। नौसागदर, अवसादन क्या है? तो अवसादन जो है वह किसी द्रव पदार्थ का निचले सतह, जिसे हम लोग पेंदी कहते हैं, में अवसादों और गंदगी का बैठ जाना अवसादन कहलाता है। निथारना क्या है? तो निथारना जो है कोई अगर जलीय पदार्थ है तो उसे कुछ देर के लिए छोड़ दे अस्थिर होने के लिए, उसके बाद ऊपर वाले भाग को किसी दूसरे बर्तन में पलट लेने से उसके नीचे जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं और जो बढ़िया वाला हम लोग दूसरे कंटेनर में रख लेते हैं, उसे ही हम लोग निथारना कहते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी देता है? तो यह काम का अधिकार, मनरेगा योजना जो है वह काम के अधिकार की गारंटी देता है। काम के अधिकार की गारंटी के लिए अगर हम लोग बात करें तो मनरेगा जो योजना है इसे 2 अक्टूबर, याद रखिएगा, 2005 में शुरू किया गया था। और यह योजना 2005 के अधिनियम था और 2006 में शुरू किया गया था। और इस योजना के नाम चेंज करके 2009 में 2 अक्टूबर 2009 गांधी जयंती के शुभ अवसर पे मनरेगा कर दिया गया था। तो याद रखिएगा कि मनरेगा 2009 में किया था। इस मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 दिनों की रोजगार उपलब्ध कराना है। भारतीय संविधान में अगर स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार देता है। संभाषण का अधिकार यानी बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के ए के अंतर्गत है। सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 में आया था, तो इसको भी याद रखिएगा। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005 में। इसमें से अलग पहचानना है तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जो दोस्तों, कि 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह जो है एक है और इसमें से असंगत को साधना है। तो फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन और ये खाद। तो खाद जो है वह हम, ये सब क्या है? ये सब अकार्बनिक है और यह कार्बनिक के अंतर्गत आता है, तो ये अलग है। ये रीजनिंग का है लेकिन जीके से थोड़ा रिलेट है, तो हम सोचें इसी में कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? तो अभी संयुक्त राष्ट्र यूएन के वर्तमान सचिव जो है वह एंटोनियो गुटेरेस है। उनका नाम याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो है वह 2017 से अपना कार्यभार संभाले हैं। तो ये 5 वर्ष के लिए बनते हैं, लेकिन यह सुरक्षा परिषद की सलाह से महासभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका जो है द्वितीय कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, इनको री इलेक्ट किया गया है। तो यह 31 दिसंबर 2026 तक अपने पद पे बने रहेंगे और यह 9वें क्रम के हैं। क्रम अगर पूछे एग्जाम में तो याद रखिएगा कि एंटोनियो गुटेरेस जो है वह 9वें क्रम की है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था।
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो दिल्ली में पंचमहल स्थित नहीं है। कुतुब मीनार, अग्रसेन की बावड़ी, लाल किला ये सब दिल्ली में है, जबकि पंचमहल दिल्ली में नहीं है। पंचमहल मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया था और यह जो पंचमहल है वह फतेहपुर सिकरी में है। तो इसको याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी में है। कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार की स्थापना की शुरुआत जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, जबकि इसका निर्माण का कार्य पूरा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया और कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का जो मरम्मत था वह शाहजहां के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक, दोस्तों याद रखिएगा, शाहजहां नहीं, फिरोज शाह तुगलक। लाल किला जो है वह लाल किला बनाया गया था दिल्ली में लाल बलुआ पत्थर से, इसे शाहजहां ने बनवाया था। मार्च 2019 में इनमें से किसे भारत का पहला लोकपाल भ्रष्टाचारी विरोध लोकपाल नियुक्त किया गया था? यह पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। लोकपाल जो अधिनियम था वह लोकपाल कानून 2013 में संसद के दोनों सदन से पारित हुआ था और भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को बनाए गए थे। विश्व का पहला लोकपाल 1809 में स्वीडन में बनाया गया था। तो विश्व का पहला लोकपाल भी याद रखिएगा, 1809 और स्वीडन में बनाया गया था। वर्तमान में भारत के जो द्वितीय लोकपाल है वह M.A. खानविलकर है, जिनका पूरा नाम अजय माणिकराव खानविलकर है। अजय माणिकराव खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल हैं। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत को पहचानना है। तो इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये गलत है, क्योंकि स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी उनके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। सामान्यतः स्तनधारी के बाल होता है, सही है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां भी मौजूद होती है और कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं और कुछ जो है वह बच्चों को जन्म भी देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, जबकि यह गलत है कि इनके हृदय 3 प्रकोष्ठ के होते हैं। स्तनधारियों का जो हृदय होता है वह 4 प्रकोष्ठ का होता है। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो यह मेरता की राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई के पिता के नाम रतन सिंह था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था और इनके गुरु जो थे वह रैदास थे। मीराबाई जो थी वह 16वीं शताब्दी की कवित्री थी। तो ये शताब्दी भी पूछा गया है, यह बिहार पुलिस में पूछा गया था कि मीराबाई किस काल की कवित्री थी। तो यह 16वीं शताब्दी के कवित्री थी। इनके गुरु का नाम रैदास था और इनके पिता का नाम रतन सिंह था। Which judgment led the doctrine of basic structure of the constitution? कौन सा जो वाद था जिसमें संविधान के जो मूल संरचना था उसमें बदलाव के लिए किया गया था? केशवानंद भारती केस था जो 1973 में हुआ था। इसमें भारत में अभी तक में जितने वाद हुए हैं, जितने बेंच हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी बेंच थी, जिसमें 13 न्यायाधीशों की 13 न्यायाधीशों की इसमें बेंच लगी थी, जिसे हम लोग पीठ कहते हैं हिंदी में। तो अभी तक का सबसे बड़ा बेंच था। और केशवानंद भारती वाद 1973 में हुआ था, इस पर भी ध्यान रखिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। सत्य शोधक समाज जो था वह एक ब्राह्मण विरोधी संस्था थी। यह ब्राह्मणों का विरोध करता था और जो अछूते जाति जिन्हें कहा जाता था, उस अछूते जाति को
यह संस्था के द्वारा बढ़ावा दिया जाता था। तो इसको भी ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका निकाला गया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किए थे और भीमराव अंबेडकर हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो यह एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स जो है वह बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी के रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। यह वायरल और वायरस से होने वाले बीमारी में उतना कारगर नहीं होता है। तो एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। पहला एंटीबायोटिक जो था वह पेनिसिलिन था, जो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो एनडीसी के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीसी का गठन 1952 में हुआ था। तो ईस्वी भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। विश्व भर में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस या बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को झंडा दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है, जिसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ फेमस डेट है दोस्तों जो पूछे जाते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, तो इस दिवस को भी ध्यान में रखना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो 1975 में। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुआ था। सबसे पहला ग्रामीण बैंक की बात करें तो उसका नाम प्रथमा था। सबसे पहला ग्रामीण बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक था, जिसे यूपी के मुरादाबाद जिले में स्थापित किया गया था। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान पोलो खेलते समय हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, जिसे लाखों में दान देने वाला कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो नींव डाला गया था, उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जो थे और खिलजी वंश के दूसरे शासक थे, जिन्होंने भू राजस्व की कर को 50% कर दिया था। इल्तुतमिश जो थे वह इन्हीं की बेटी रजिया सुल्तान थी, जो दिल्ली की पहली महिला शासिका बनी थी, जिनका शासनकाल 1236 से 1240 था। इनमें से किसे जनवरी 2021 के भारतीय चुनाव आयोग का उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो उस समय उमेश सिन्हा थे। वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो उप चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल हैं। अभी वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वह ज्ञानेश कुमार है। इनका नाम याद रखिएगा, हाल फिलहाल में बदले हैं। जो 26वें क्रम के है, 25वें क्रम के राजीव कुमार थे, अभी 26वें क्रम में ज्ञानेश कुमार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो
ज्ञानेश कुमार जो भी बने हैं वर्तमान में, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो उसके लिए किया जाता है। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो यह था मोज़ेक। मोज़ेक जो था यह पहला वेब ब्राउज़र था जो कि नेशनल फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के द्वारा विकसित किया गया था और यह 1993 में विकसित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र यूएन के चौथे महासचिव कर्ट वल्डहैम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो यह ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया की राष्ट्रपति वह 1986 से 1992 के दौरान रहे थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है जो कि डेन्यूब नदी के किनारे है। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वह स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री थे। तो आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त हो गया दोस्तों। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और सेट अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है कि बिहार पुलिस का सेट भी करवाइए, तो बहुत जल्द आप लोगों के सामने बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर PYQ सीरीज और प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।